हेलो एवरीवन। देखो, परसों मंडे को तो टेस्ट है, बट इसमें कुछ बच्चे नोट्स बनाए नहीं थे और कुछ ना मेरे को प्रॉब्लम था, तो हम सोचे कुछ कर दिया जाए। हम सोचे थे कि आज 8 से 9 बजे तक ये सारा वीडियो मिल जाएगा तुमको, बट ये हो नहीं पाया, तो देखते हैं क्या सब है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि जो यूनिट है 1, इस यूनिट में एक तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, बोर्स, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, क्वांटम और न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे इसमें। ठीक है, 20 मार्क्स का सीटी होता है, उसमें से 6 ऑब्जेक्टिव दिया गया है और 2 4 मार्क्स का दिया गया है। ये 1 इंटू 6 होगा, ये 4 इंटू 2 होगा और 6 मार्क का 1 होगा, तो 6, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 800, ये 6 नंबर का 20 नंबर। ओके, तो देखते हैं पहला ये एटम्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो एटम्स क्या होता है? एटम के बारे में आप लोगों को पता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? एटमस से। ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल, क्योंकि एटम को पहले बताया गया था कि इंडिविजुअल है। ओके, लेकिन बाद में बहुत सारे पॉस्टुलेट्स आए, थ्योरी आए, तो पता चला कि नहीं, उसके पार्ट में क्या है? न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये बात का स्टडी है। डाल्टन ने 1803 में कहा था कि इंडिविजुअल और डिस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्टिबल मतलब किसी को टुकड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो ये डाल्टन का सिद्धांत था, बट ऐसा नहीं हुआ, बाद में बहुत सारे थ्योरी आए। ठीक, तो इसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल का पहला होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इसका खोज कौन किया? जे थॉमसन 1897 में। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे। इसमें ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो -1.6 10⁻19 कूलम, और फिर इधर मास कितना है इसका 9.1 10। ये सब अपना देख लेना। लोकेशन कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ऑर्बिट में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्चुअल में होता क्या है कि जो फ्लोरेसेंट कोटिंग दिख रहा है ये ZnS का बना होता है, जिंक सल्फेट। जब इसमें यहाँ से अल्फा पार्टिकल आता है और उसमें टकराता है ऐसे करके, तो इससे एक फ्लैश लाइट निकलता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल के स्ट्राइक हो रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, वहाँ से एक ये हाई वोल्टेज का जो फ्लैश होता है, ये उनका एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मेन इसमें याद के रखना है, याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था और कब किया था। ठीक है, मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है, ये वाला। ठीक, तो अब दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? गोल्डस्टीन 1886 में। ठीक है, चार्ज क्या होता है? वही इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, प्रोटॉन को प्लस। प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो पॉजिटिव में होता है, और वही चीज इसको नेगेटिव में चला जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, मास कितना होता है? 1.6 इंटू ये वाला 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, लोकेशन कहाँ होता है? तो प्रोटॉन क्या होता है? बीच में होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता रहता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना उसका जेड होगा, मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रोटॉन कितना होगा? 2 होगा। जेड इक्वल टू नॉट इलेक्ट्रॉन। ओके, जेड इक्वल टू प्रोटॉन, जो ऑलवेज होता है करेक्ट। दूसरा है कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो सेंटर में रहता है। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। एक चीज बता देते हैं तुम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था, वो तीनों में रिलेशन ही है। ठीक है, या तो स्टूडेंट का ही कुछ रिलेशन है कि ये इसके प्रोफेसर थे, ये इसके प्रोफेसर थे। ठीक है, तो आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट कि कौन किसके चेला थे, कौन गुरु थे। बट न्यूट्रॉन पे क्या होता है? चैडविक ने आविष्कार किया था उसका। जेम्स चैडविक कब किया था? 1932, नो चार्ज। ठीक है, और इम्पोर्टेंट के स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है कि रेडियस क्या होता है? 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस क्या होता है? बीच में होता है। बीच में होता है तो छोटा होता है, तो इसका साइज होता है 10⁻15, और ये पूरे का साइज होता है 10⁻10 मीटर, बिकॉज 10⁻10 मीटर ग्रेटर देन 10⁻15 मीटर। ओके,
थॉमसन एटॉमिक मॉडल था पहला कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने क्या किया था, एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरह से अरेंज रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये किसने कर रहा था, थॉमसन ने। थॉमसन ने सबका अपना अपना एक ये था, क्या कह सकता हूँ, एक प्रपोज थ्योरी था कि हाँ इस तरह से देना है, इस तरह से देना है। ठीक है, तो थॉमसन ने बताया था कि देखो ये होता यह है कि एक स्फीयर होता है, स्फीयर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे कूड़ा से इम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ, जो इसको इस तरह से दिखाता है। दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है, ये पूरा स्फीयर को क्या मान लिया गया, पॉजिटिव स्फीयर, और ये जो दिख रहा है सीट जैसे, इसको मान लिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको दूसरा नाम क्या दिया गया था, थॉमसन मॉडल का नाम दे दिया गया था प्लम पटिंग और वाटरमेलन। ठीक, तो वाटरमेलन और प्लम पटिंग मेडल दोनों उसी का नाम है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये उसका मैग्नीट्यूड था कि दोनों मिला के क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, और इसी को जैसे ये बताया गया था ना कि जैसे मान लो कि जिस तरह से तरबूज होता है ना, तरबूज, तो तरबूज में रेड वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इसका सीड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, लिमिटेशन क्या था थॉमसन का, तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल जो था रदरफोर्ड ने किया था, वो उसने नहीं किया था। ठीक है, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल नहीं जाता रहता है, उसने ये भी नहीं बताया था कि स्टेबिलिटी कैसे होगा, नेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज कैसे धंसा रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में तो अट्रैक्शन होता है, उसको तो खींच लेगा, लेकिन कैसे सेट रहता है उसमें, इसको उन्होंने नहीं बताया था। ठीक, तीसरा रदरफोर्ड का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देख लो इसको, जो नोट्स बना लियो ठीक है, नहीं बनाए अपने यहाँ से बना लेना, जहाँ से भी हो बट देख लेना। ठीक है, थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने नहीं दिया था। ठीक है, मतलब कि थॉमसन का जो मॉडल था एक हाइपोथेटिकल था। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि एक अपने मन से मान लेना कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, किसके थ्रू, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, क्या करवाया था, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग करवाया था। ये देख रहे हो गोल्ड फॉइल, ये इमेज मैंने एनसीईआरटी से लिया, एनसीईआरटी का जो 11th का बुक है वहाँ से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया था, तो गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था कि बहुत पतला होता है, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएगा तो उसको स्कैटर करेगा। और ये तुमको प्लेट दिख रही है, ये किसका प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। क्या चीज़ का बना रहता है फोटोग्राफिक, ZnS, जिंक सल्फाइड का बना हुआ रहता है। ठीक है, ताकि उस पर क्या होता है, फ्लोरिसेंट, मतलब वो लाइट जो चमकता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा और इस पर टकराएगा, यहाँ से टकरा के इसमें से एक लाइट रेडिएशन निकलता है, जिसमें से चिंगारी निकलता रहता है, जिसको हम लोग रेडिएशन के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ये वाला थ्योरी प्रपोज किया, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो एक मिनट, ये जो था, जो हम लोग देखे थे क्लास में भी, कि क्या था, ये वाला कि यहाँ से अगर कोई भी न्यूक्लियस के पास जा रहा है, ठीक है, कोई क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, कोई अगर पूरे से बैक आ रहा है। ठीक है, तो हम बताए थे कि जो पूरे से बैक आ जाएगा उसका जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका जो पूरी तरह से पास कर जाएगा, उसका क्या मतलब होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू फाइल विदाउट डिफ्लेक्शन, है ना, फ्यूअर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल का मतलब यहाँ से आएगा और थोड़ा सा इसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, बाउंस बैक का मतलब इसी डायरेक्शन में गया, इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, है ना, डिफ्लेक्टेड बैक 180 डिग्री के एंगल से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंक्लूजन ये बताया गया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, एटम से पास कर गया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल, अगर मान लो कि यहाँ से हम बताए थे कि ये गया और इसी डायरेक्शन में वापस आ गया, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेंटर में अगर कौन सा होगा जो रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव से टकराएगा तो रिपेल करेगा उसको,
है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ है जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से आया कि नहीं, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस, जो क्या चीज़ का पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें, ठीक है। ठीक, तो ये कंक्लूजन है उसका रदरफोर्ड का। पॉजिटिव चार्ज मोस्ट ऑफ द मास एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड, है ना, जिसको हम लोग बोला दिया न्यूक्लियस। डेंसली कंसंट्रेटेड मतलब छोटा सा जगह में बहुत सारा पैक होगा, क्लोज पैक होगा, टाइटली पैक्ड होगा कुछ प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। और ऑर्बिट किसको कहा गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसे नाम रख दिए ऑर्बिट। ये सब पढ़ाया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कौन सा फोर्स काम करता है? अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। कौन सा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, करेक्ट। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था? तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में नहीं बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बताता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उससे रेडिएशन निकलता है ना। एनर्जी शुड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बताया था, जैसे मान लो कि इसको देखो, इसने बताया कि रदरफोर्ड ने बताया कि चारों चार्ज ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कैसे? ये तो कोई पूरी देगा, चाहिए एक बात बताओ, अगर ये न्यूक्लियस है और ऐसे ऐसे घूम घूम के फिर अंदर नहीं चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उसने यही बता रहा था कि शुड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस। क्या अगर न्यूक्लियस के चारों साइड है तो इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे करके स्पाइरल होकर इसमें चला जाएगा? तो इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था? तो नील्स बोर्ड ने 1913 में, है ना, इसके बारे में बताया था, प्लांक्स क्वांटम क्वांटिटी। प्लांक्स क्वांटम क्या है? तो E बराबर जो एच न्यू दिया है वो प्लांक्स क्वांटम का थ्योरी के बेसिस पे था, ठीक है ना, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक हिस्सा होता है। बोर्ड्स मॉडल क्या था? द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, जो चारों साइड घूमते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और सबका एक स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट मतलब उसका कहना था कि बोर्ड का मतलब कि अगर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेट में घूम रहा है ना। तो ये अगर उस स्टेट में घूम रहा है, अगर ये इधर इधर फ्लक्चुएट करेगा तो स्टेशनरी नहीं रहेगा। जैसे रदरफोर्ड को पूछ दिया था ना कि ऑर्बिट क्या ऐसे ऐसे आता है क्या न्यूक्लियस में, ऐसे फिर अंदर चला जाता है, ये वाला नहीं। उसने कहा, बोर्ड्स ने, कि जो ऑर्बिट होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। दूसरा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, ऐसे मान लो लोअर ऑर्बिट, ठीक है, ये मान लो के है और ये एल है, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और हायर लेवल से एल से के में आएगा, हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, इमिट करेगा, ओके। तो ये बताया था, कौन बताया था? बोर्ड्स ने, कि इमिट भी करेगा और एनर्जी लूज भी करेगा, है ना। डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूसली, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो है ये वाला पॉइंट कहाँ गया ये? डिस्क्रीट अमाउंट। डिस्क्रीट अमाउंट का मतलब होता है कि मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जैसे के एल, तो मान लो इसका 10 है और इसका 5 जूल है, ठीक है। तो 5 से जब तक 10 ना मिले तब तक वो इसी में रहेगा, फर्स्ट सेल में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा नहीं कि चलो 4 मिल गया ना तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, नहीं। जब तक उसे पूरी तरह से 10 नहीं मिलेगा तो दूसरे एनर्जी लेवल में वो नहीं जाएगा। कहने का मतलब है सबका अपना एनर्जी लेवल फिक्स होता है ये नहीं। सबका मान लो कि इसका x है और इसका y है, तो x का जितना होगा ठीक है, लेकिन y का जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जैसे 15 इसका 10 है, 15 जूल एनर्जी ले नहीं लेगा तब तक उसमें नहीं जाएगा, अदरवाइज इसी में रहेगा। इसका मतलब डिस्क्रीट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसका क्या मतलब होता है कि बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 1 है तो, ठीक है, मान लो E1 E2, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है? ये L,
के के लिए एनर्जी E1 और L के लिए एनर्जी E2। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ पे डेल ई क्या हो जाएगा E2 माइनस E1 जो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाता है h न्यू के बराबर, ठीक है। इस तरह का आता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था उसका, चौथा कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा बताए थे कि अगर कोई भी पार्टिकल्स जिसमें मास होगा, ठीक है, और वो मूव करेगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा जब सर्कुलर में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये था NH/2π, ठीक है। इसका क्या मतलब NH/2π, तो mvr जो है मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास है इलेक्ट्रॉन में, रेडियस यहाँ से होगा और किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो किसके बराबर होगा NH/2π का, पाई के बराबर। क्वांटाइज मतलब कि जब वो n का वैल्यू बदलेगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और h/2π रहेगा। जैसे मान लो कि हमको n बराबर 4 के लिए, 4 ऑर्बिट के लिए क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा इसका mvr बराबर n के वजह क्या होगा 4 और h/2π आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल क्या था, उन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 2 हीलियम का होता है, एक प्लस चार्ज है तो एक माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2, बट हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक सिस्टम का हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करे वो हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक। जैसे हीलियम होता है, ठीक है, हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए इसे ऐसा माना गया, ठीक है। ये उनका लिमिटेशन था कि अगर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना टफ हो जाता है। तो बोर्स ने क्या किया था 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टडी किया और उसको बताया था कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं तो बाकी भी इलेक्ट्रॉन का स्थिति ऐसा ही रहेगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, बहुत कुछ बदल गया, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो तो इसे बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये थ्योरी नहीं था, मतलब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरी सही नहीं था बोर्स मॉडल, ठीक है। जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के, केमिकल बॉन्ड जो करेगा, जैसे मान लो कि एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम जुड़ के H2 बनाएगा ना, ये कैसे बनाएगा इसके बारे में नहीं बताया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एटम के बारे में उसने नहीं बताया बोर्स ने, ये सब उसका लिमिटेशन था, ठीक है। ये कांस्टेंट है जो कुछ न्यूमेरिकल्स जो बनाओगे तुम लोग तो उसमें काम देगा तुमको कि हाँ, जैसे RH क्या होता है रिडवर कांस्टेंट। इसमें एक चीज छूट गया, वो बोला क्या बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बट इसमें इंक्लूड हम नहीं किया, देख लेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे मान लो कि n बराबर 1, n बराबर 2 है ना, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो बताए थे कि अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है, हायर मतलब 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, तो ये होता है लाइमन सीरीज, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 पे आएगा तो बाल्मर सीरीज, 3 पे आएगा तो पाससन फंड सीरीज था, ठीक है। तो उसी में एक फार्मूला आया था रिडबर्ग फार्मूला, ये वाला देखो, ये इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कौन सा लेंथ होगा, ठीक है। तो RH का वैल्यू ये होता है 1.097, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये बोर्ड्स के द्वारा दिया गया था, इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं इसके बाद क्या आता है। ठीक, एक मिनट। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या था? mvr बराबर क्या था? nh/2 n क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो तो एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n बराबर 1 है ना, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या फॉर्मूला था? nh/2 तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू h/2 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, फोर सेकेंड ऑर्बिट n बराबर क्या हो जाएगा? 2 है ना, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? nh/2 2 इंटू h/2। ठीक है, फिर थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट के लिए n बराबर 3 तो 3 इंटू h/2 इस तरह से निकाल लेंगे सबको। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। फिर है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ये का क्या है कि एनर्जी ऑफ फार्मूला क्या था? -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, तो फोर थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, किसमें? ये हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होगा? 1। एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एन का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 इंटू 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट का। ठीक है, 3 का क्या होगा? सेकेंड का यहाँ पे देख लेंगे, सेकेंड का हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो गया, ये तो था तुमको इसका देखते हैं। यहाँ देखो ये जो है बी का क्या है? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल। देखो इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n बराबर 2 और n बराबर 4, मतलब अगर 4 से 2 पे आएगा है ना, तो जो एनर्जी इमिट होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा? तो हम n बराबर 2 के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? -13.6 Z² बाई n² -13.6 जेड का वैल्यू कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? ये सब हाइड्रोजन के लिए 1/4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -13.6 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये n बराबर 2 के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो n बराबर 4 के लिए निकालोगे तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 जेड का वैल्यू 1 और 4 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो आएगा और इसका वैल्यू जो आएगा उसको माइनस कर देना। ठीक है, मान लो इसका वैल्यू आया y और इसका वैल्यू आया x। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको मिटा देना। ठीक है, अपना लिख लेना पहले, समझ लेना जैसा। देखो मान लो कि
सॉल्व करने के बाद इसका आया कितना, सॉल्व करने के बाद 4 वाले का कितना आ गया, मान लो y, और इसका आया x। तो डेल ई बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स। इसको क्या करना है, एच न्यू के बराबर कर देना। ये क्या हो जाएगा, एच सी वाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से हम लेमडा निकाल सकते हैं। ठीक है, वाई एक्स का कुछ तो वैल्यू आएगा, वो हो जाएगा एच सी वाई लेमडा के बराबर। ठीक है, और लेमडा बराबर हो जाएगा, मान लो यह वैल्यू है एम, तो क्या हो जाएगा, लेमडा मल्टीप्लाई एम बराबर एच सी। तो लेमडा बराबर क्या होगा, एच सी बाई एम, एच सी बाई एम। एच का वैल्यू क्या होता है 6.26 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाई जो एम का वैल्यू वो लिख देना और लेमडा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। इसको कैसे बनाओगे, कैलकुलेट फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। तो पहला तो होगा इसका, पहला हो जाएगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या बोल रहा है, फर्स्ट फोर मतलब 1 2 3 4, एन बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ई 1 कितना हो जाएगा -13.6 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये से कंजूम जो हो जाएगा यही बचेगा। ऐसा क्योंकि जेड के हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 है, वो हमेशा जेड बराबर 1 ही रहेगा, सिर्फ आप एनर्जी लेवल चेंज करेंगे। ठीक है, और एन बराबर 2 के लिए E2 कितना हो जाएगा -13.6 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर E3 कितना हो जाएगा, एन बराबर 3 के लिए -13.6 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एन बराबर 4 के लिए E4 कितना हो जाएगा -13.6 1 स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब डी ब्रोगली लॉ, इसलिए ये क्वेश्चन था 3-4। ठीक, अब डी ब्रोगली लॉ क्या होता है, तो डी ब्रोगली लॉ बताए थे कि जो मैटर होता है वो डुअल नेचर शो करता है कि नहीं, वेव भी और मैटर भी। तो वेव के अकॉर्डिंग बताए थे तुमको कि 4 पार्टिकल्स ई बराबर एम सी स्क्वायर, और एक बताए थे कि ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बाई लेमडा। ठीक, तो ई बराबर क्या हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाई लेमडा। दोनों को अगर मान लो ये 1 और ये 2 ऐसे ही बनाए थे ना, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी बराबर एच बाई लेमडा। ठीक है, और एम सी क्या है, सी स्पीड है, वेलोसिटी लाइट का। अगर किसकी जगह कोई पार्टिकल अगर लेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, एम वी एच वाई लेमडा। ठीक है, और एम वी किसका फार्मूला था, पी बराबर एम वी, इसके जगह पी रख सकते हैं एच वाई लेमडा। अब देखो यहाँ से देखो कि पी बराबर एच वाई लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा एच वाई पी या एच वाई एम वी लेमडा बराबर। ये दोनों फार्मूला होता है किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ठीक है, इस तरह से हम लोग शो करते हैं, जो बताता है कि कोई भी पार्टिकल्स वेव और मैटर वेव दोनों हो सकते हैं। मैटर में क्या होगा, मास होगा m, और वेव में क्या होगा, न्यू होगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड। इसको कैसे बनाओगे, देखो ये क्वेश्चन है डी ब्रोगली पर। ठीक है, एक बॉल है, मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लेमडा बराबर क्या फार्मूला पढ़े, वेवलेंथ बराबर एच बाई पी। पी का फार्मूला क्या होता है एच बाई एम बी। एच का फार्मूला ये 6.626 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू -34। देखो कितना होता है -34 है ना जूल सेकेंड। तो देखो -34 जूल सेकेंड बाय मास कितना दिया होगा 100 ग्राम, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड,
है ना। 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं इसको, इस वाले यूनिट पर, ठीक है। तो 100 ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.1 केजी, और 10 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ठीक है। और 0.1 को हम 10 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻30 किलोग्राम से किलोग्राम मीटर बच जाएगा। ये लेमडा का फार्मूला, ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्या कि कुछ नहीं, मास निकाले, वेलोसिटी निकाले, इस फार्मूला में पुट कर दिए, लेमडा और एच बाई पी, एच बाई एम भी, एच का वैल्यू फिक्स होता है, एम का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, काट खोट के उसको इतना आंसर ला दिया, ठीक है। अब आगे फाइंड डी ब्राउली इवेंट इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी। हाँ, इसका क्या करोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका बस हम ये बता रहे हैं आपको। इसको भी वैसे ही बनाना है कि लेमडा बराबर क्या होता है, एच बाई पी, और इसका एच बाई एम भी, ठीक है। इसमें क्या दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है 1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू दे देना, मास का, वेलोसिटी का, एच का दे देना, लेमडा निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एच का वैल्यू, फिर बाई मास का वैल्यू कितना है यहाँ से 9.1 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी कितना है 1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम से किलोग्राम, काट कुट के जो आएगा यही आंसर आएगा, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, हम सोच रहे थे 2 पार्ट में, लेकिन हमको नींद आ रही है और हम सोचे कि आज दे दे कैसे भी करके, है ना, इसीलिए देख लीजिए। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, यहाँ देखो ये क्या बताया था हाइजेनबर्ग कि साइमल्टेनियसली जो है किसी इलेक्ट्रॉन, किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स अगर चारों साइड घूम रहा है तो इसका मास होगा, एक जगह बताना कि इसका क्या मोमेंटम होगा और क्या पोजीशन होगा, एक साथ बताना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को इस वर्ड में लिखा गया है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल लेस प्रिसिसली, प्रिसिसली मतलब एक्यूरेटली, तो इसको इस फॉर्म में फार्मूला में लिखा जाता है ना, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच वाई 4 डेल एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी क्या है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और यह है उसका प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, P बराबर एम भी होता है। इसको देखो डेल एक्स का मतलब क्या होता है, वही अनसर्टेनिटी, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था अब यहाँ चला गया, तो इसके पहले था x1 पे, अब चला गया x2 पे, तो कितना दूर हो गया x2 माइनस x1, इसी को हम लोग डेल एक्स बोलते हैं, यही होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अब P बराबर क्या होता है, एम भी होता है, तो डेल P क्या हो जाएगा डेल एम इंटू डेल वी, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं बदलेगा, सिर्फ वेलोसिटी बदल सकता है, तो ये डेल वाला जो चेंज है उसमें एम में नहीं लगा के सिर्फ डेल वी में लगाएंगे, ठीक। तो डेल पी बराबर हो जाएगा एम इंटू डेल वी, अब पी का वैल्यू इसमें रख दो, ये कितना हो जाएगा देखो डेल एक्स बराबर, सॉरी डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल वी इंटू एम ग्रेटर देन एच वाई 4 पाई, तो डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल वी, ये क्या आ जाएगा 4 पाई एम, ये जो एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये भी एक फॉर्म है, या फिर अगर लिखना हो नोट्स में जैसे, तो ये जो इतना टाइप किया हुआ है वही लिखो, ये सब बस समझा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है ये इसको समझो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है,
देखो माइक्रो माइक्रो और MACRO माइक्रो, ये मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़ा। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है छोटा है, ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, कम होगा। इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ कम होगा। इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर मास बहुत छोटा है, यहाँ पे देख रहे हो, वेरी स्मॉल, अनसर्टेनिटी इनसिग्निफिकेंट, मास वेरी लार्ज है, अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता जो होगी उसका डिटरमाइन करने का पोजीशन और मोमेंटम, वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट मतलब वैल्यूएबल होगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है, देखो ये है डेल एक्स का वैल्यू और भी का मांग रहा है, ठीक है। तो हम क्या पढ़े फॉर्मूला, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो डेल एक्स कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻10 और वेलोसिटी मांग रहा है ना, डेल पी को क्या लिख सकते हैं हम, डेल भी 10⁻⁻10 मीटर और डेल भी ये कहाँ चला जाएगा, अच्छा बाय 4 पाई, हम यहाँ आ जाएगा। डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एच बाई 4 पाई m इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये भी नीचे आ जाएगा ना प्रोपोर्शनल में, ठीक है। एच का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये यहाँ से रख देना, 4 पाई का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये पावर मेथड है। तो यहाँ से फिर 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, और 4 पाई m और 10⁻10 मीटर ये वाला, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा डेल वी का, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मूविंग अ बुलेट्स ऑफ मास, देखो उसको, तो मास कितना दिया हुआ है बुलेट का, 10 ग्राम, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल एक्स कितना दिया हुआ है, -10 मीटर। तो वेलोसिटी निकालना है, क्या जानते हैं, ये जानते हैं डेल एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, m डेल वी। डेल एक्स कितना है, 10⁻10, मास कितना है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई करके डेल वी निकालना है h बाई 4 पाई। तो डेल वी क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई का वैल्यू 3.14, ये सब नीचे आ जाएगा 10⁻10 ग्राम, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेना, बहुत बराबर है। क्वांटम नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटम नंबर पढ़े थे, 4 क्वांटम नंबर होता है। पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है n बराबर 1 2 3 4 के एल एम एन को, ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर में, कि अगर n बराबर 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेल में कितना होगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, n बराबर 2 के लिए उसमें 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, n बराबर 3 के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। ये बता रहा है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है सब सेल के बारे में, SPDF के बारे में, ठीक है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। एल बराबर 0 तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी बराबर है ना, इससे भी ऑब्जेक्टिव आएगा। एल बराबर 1 के लिए पी ऑर्बिट होता है, डम्बल शेप होता है, स्फेरिकल, डम्बल कैसा होता है ऐसे, और एन बराबर 2 के लिए डी सब सेल कैसा होता है, डबल डम्बल ऐसे, डबल, ये डी है, ये पी है, ये एस है। और एफ होता है ना, 3 के लिए एफ होता है, एल बराबर 0 के लिए एस, एल बराबर 1 के लिए पी, एल बराबर 2 के लिए डी, एल बराबर 3 के लिए एफ, है ना, ये तो पता है, यही है बस। एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है कि नहीं, इसका कैसे निकालते हैं ये पता है कि नहीं, ये बताया गया था। देखो जैसे मान लो कि कितना होता है, एल का वैल्यू 0 to n-1, अगर n बराबर 2 है तो एल बराबर कितना आएगा 0 to
2 माइनस 1, क्योंकि n बराबर क्या है 2, तो l बराबर क्या होगा 0 to 1, मतलब 0 to 1 मतलब 0 और 1, ठीक है। अब l बराबर 0 तो s और 1 के लिए p ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह से n बराबर 3 के लिए l बराबर कितना होगा 0 to 3 माइनस 1, 0 to 2, 0 1 2 मतलब s p, ठीक है। ये l का वैल्यू निकालना था m से, ठीक। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो बताता है ml का वैल्यू कैसे निकालता है, माइनस एल टू प्लस एल, ml बराबर माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। जैसे l बराबर 3, l बराबर 3 के लिए ml कितना हो जाएगा माइनस एल टू प्लस एल, माइनस 3 टू प्लस 3 मतलब माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इतना वैल्यू हो जाएगा ml का। इसके लिए l बराबर 3 के लिए l बराबर 3 मतलब f सबसे या f और, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो l बराबर 1 के लिए देखो l बराबर 1 के लिए l बराबर 1 के लिए ml कितना हो जाएगा माइनस एल टू प्लस एल माइनस 1 टू प्लस 1 मतलब माइनस 1 0 प्लस 1 कितना है 1 2 3 वैल्यू आया, तो 3 वैल्यू आया तो इसका मतलब इसमें कितना होगा 3 और वाई तो सब, ठीक है। बताए थे पी एक्स पी वाई और पी जेड, क्योंकि एल बराबर 1 के लिए कौन सा होगा पी सबसे में कितना पार्ट होगा 3, पी एक्स पी वाई पी जेड, कहाँ से है एम एल का वैल्यू निकाल के, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर 2 ही होता है ना, दो तरह से पॉली एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, तो ऐसे घूमेगा ये तो ऐसे घूमेगा, है कि नहीं। तो ऐसे घूमेगा तो प्लस हाफ, ऐसे घूमेगा तो माइनस हाफ, इसको अप तो इसको डाउन, इसमें कुछ नहीं था। अब बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर क्वेश्चन का जैसे 7p के लिए n कितना हो जाएगा 7l कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं। 8s n कितना हो जाएगा 8s के लिए l कितना हो जाएगा 0, 7d n कितना हो जाएगा 7 और l के लिए d कितना हो जाएगा 2, क्योंकि l बराबर 0s 1p 2d 3f, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे 7s, ठीक। तो 7s के लिए क्या होगा 7s के लिए n बराबर कितना आ जाएगा देखो n बराबर 7 और s के लिए l बराबर 0, ठीक है। 7s के लिए l बराबर 7 l बराबर 0, ठीक है। तो इसी में तुमको बोलेगा n प्लस l वैल्यू निकालो, तो n प्लस l वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 7 प्लस 0 कितना आ जाएगा 7, इसका n प्लस l कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 8, इसका n प्लस l वैल्यू कितना आ जाएगा 8 प्लस 0 8, ठीक है। तो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस l का, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अगर n प्लस l वैल्यू के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e, तो e बड़ा मतलब n प्लस l वैल्यू बड़ा, ठीक है। ठीक है, तो 7p और 8s, 7 प्लस 1 कितना है 8, 8 प्लस 0 कितना है 8, 3d 3 प्लस 2 मतलब 3n और l के लिए 2 तो 5। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा इसमें 7p इक्वल टू 8s और लेस देन 3d, सॉरी ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर होकर इससे बड़ा है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, है ना 7s 4p 3d 5s 6s 7p सबका n प्लस l निकाल लो e निकाल लो, इसके बाद अरेंज कर लो, ठीक है। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। और इसी में से रहेगा ऑब्जेक्टिव उसी का है कि क्या कहते हैं कौन सा कितने खोज किया, जो बताया गया ऑब्जेक्टिव उसी से, सब्जेक्टिव भी उसी से, और क्या बोलते हैं उनको न्यूमेरिकल्स भी नहीं से, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। देखो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ओके, सो जो गुड नाइट।